हेलो दोस्तों, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे खूबसूरत एरिया के साथ। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एरिया के साथ जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने मॉम के खिलाफ स्टैंड लेती है। एरिया की स्टोरी को जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी इस खूबसूरत सी स्टोरी की तरफ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एरिया को देखते हैं जो इस वक्त बहुत तेजी से अपनी मॉम से भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी मॉम भी पूरी कोशिश के साथ उसका पीछा कर रही थी। इतने में एरिया की नजर सामने खड़ी एक बड़ी सी गाड़ी पर जाती है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे इस गांव से बाहर निकालो, प्लीज मुझे शहर की तरफ ले चलो। देखो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। तभी वो गाड़ी वहाँ से जाने लगी। कुछ ही देर में एरिया की आंख खुल जाती है। उसकी आंख खुली तो वो ड्राइवर से कहने लगी, पता नहीं मैं कब सो गई, लेकिन प्लीज माइंड मत करना, एक्चुअली मुझे गाड़ी में बहुत ज्यादा नींद आती है। शहर पहुंचने पर एरिया गाड़ी से उतरकर जाने लगी। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने ड्राइवर को पेमेंट नहीं की। तभी वो वापस आकर कहने लगी, देखो मेरे पास थोड़े बहुत जितने भी पैसे थे मैं सब तुम्हें दे देती हूँ। मैं जानती हूँ ये काफी नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे पास बस यही है। वो 20 युवान माला को देते हुए कहने लगी, मेरे पास मजीद पैसे नहीं है, लेकिन तुम ये चीज रख लो, एक्चुअली ये बहुत अच्छी है, मेरे घर के पास से मिलती है। रिया वहाँ से जाती से पहले ही उसे रियलाइज होता है कि उसने सारे पैसे माला को दे दिए हैं। तभी वो वापस आकर कहने लगी, प्लीज मुझे 5 युवान वापस कर दो, माइंड मत करना, लेकिन मेरे बस का टिकट भी खरीदना है। सीन शिफ्ट होता है तो हम रिया को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड लू आती है। तभी वो लू को बताने लगी, एक्चुअली तुम जानती हो ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, वो मुसलसल मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। और तुम तो जानती हो कि समर वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए इन छुट्टियों में मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इन दिनों मैंने कुछ न किया तो फिर मेरे पास अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होंगे। तभी लू कहने लगी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब ढूंढूंगी। उसी देर में एरिया लू के साथ एक बार में मौजूद थी। उसने वेट्रेस का यूनिफॉर्म पहन रखा था और वो लू से कह रही थी, देखो इसकी स्कर्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट है और मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। इसके जवाब में लू कहने लगी, अब यहाँ पर तो यही यूनिफॉर्म चलता है, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा और तुम तो पता है कि पैसे कमाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ हम माला को देखते हैं जिस वक्त अपने कजन गू के साथ बार के अंदर मौजूद था। गू से कह रहा था कि ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए 2 लड़कियों को चूज किया है, जल्द अज जल्द उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो वरना ग्रैंडमा नाराज हो जाएंगी। माला कहने लगा, मैंने ग्रैंडमा को कितनी दफा समझाया है कि मेरे लिए इस तरह की रैंडम लड़की को चूज मत किया करे, मुझे उनकी चूज की हुई कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती। तभी गू कहने लगा, देखो यार इतने नखरे मत किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैंडमा नाराज हो जाए और तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज किसी एक लड़की को चूज कर ही लो, बल्कि अभी के अभी चूज करो, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। इतने में वहाँ पर एरिया आती है जो माला को ड्रिंक सर्व करने के लिए आई थी। माला को देखते ही वो पहले ही नजर में उसे पहचान चुकी थी और मन ही मन में सोचने लगी, देखने में तो ये बिल्कुल भी इस टाइप का नहीं लगता था, लेकिन देखने से इंसान का क्या ही पता चलता है। तभी माला कहने लगा, तुम दोनों लड़कियां यहाँ से चली जाओ, और एरिया से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो उसके यूनिफॉर्म पर उसका नाम देख चुका था। उन दोनों लड़कियों को वहाँ से भेजने के बाद माला एरिया को अपने पास आने के लिए कहता है। तभी वो कहने लगी, देखो तुम जिस टाइप की लड़की मुझे समझ रहे हो मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। माला को खुश करने के लिए एरिया ड्रिंक करने लगती है। एरिया जा चुकी थी तभी गू माला से कहने लगा, देखो इस लड़की के चेहरे से बिल्कुल भी धोखा मत खाना, जो लड़कियां बाहर में काम करती हैं उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिस पर माला कहने लगा, इस लड़की के बारे में कुछ भी मत कहना वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। जिस पर गू कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, जल्दी से रूम में चलो और कुछ रेस्ट करो। गू माला को लेकर रूम में आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम एरिया को देखते हैं जिसकी नजर लू पर पड़ती है जो एक क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रही थी और क्लाइंट उसे मुसलसल हरास करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अंदर आकर कहने लगी, मेरी फ्रेंड को जाने दो, अगर तुमने मेरी फ्रेंड को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लू एरिया से कहने लगी, ये हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं और तुम उनको नाराज नहीं कर सकती, और साथ ही एरिया से कहने लगी कि इनको खुश करने के लिए तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। तभी ना चाहते हुए भी एरिया ड्रिंक कर लेती है, लेकिन एरिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ लू के लिए थी, जिसमें क्लाइंट ने ड्रग्स मिलाई हुई थी। ड्रिंक करने के बाद एरिया बाहर आती है तो उसे अपनी तबीयत बहुत ज्यादा खराब महसूस होने लगी। तभी उसका सामना गू से होता है। गू से माला के पास भेज देता है क्योंकि उसे अच्छे से आइडिया था कि माला को पहली ही नजर में एरिया पसंद आ चुकी है। माला के रूम में एंटर होते ही एरिया उसके करीब आने लगी। तभी माला उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहने लगी, मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। माला पूछने लगा, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारे सामने इस वक्त कौन खड़ा है, जिस पर वो कहने लगी, हाँ तुमने खुद ही बताया था कि तुम्हारा नाम माला है, और उसे केस करने लगी। जाने अनजाने में उन दोनों के बीच में खूबसूरत रात गुजरती है। एरिया की आंख खुली तो माला रूम में ही मौजूद था। माला को देखते ही वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बल्कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ।
क्या कल रात तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी? तभी माला कहने लगा, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और इस तरह की चीप हरकतें मैं नहीं किया करता। याद रखो, तुम खुद मेरे रूम में चल कर आई थी। एरिया कहने लगी, तुमने मेरी इनोसेंस लूट ली है। मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया। जिस पर माला कहने लगा, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मुंह उठाकर वहाँ पर आ जाती हो। यूजुअली मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया करता, लेकिन तुम्हें बता दूं कि तुम ही हो जो मेरा पीछा कर रही हो। जिस पर एरिया कहने लगी, ऐसे लगता है जैसे अपने किए का तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा। एरिया सोचने लगी, कल रात उसने 2 गिलास ड्रिंक ली थी, जो एक उसे लू ने दी थी जबकि दूसरा उसे माला ने दिया था। तभी वो सोचने लगी, कम से कम लू मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। एरिया माला से कहने लगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगा, इसमें 10 मिलियन युवान मौजूद है, तुम चाहो तो इसको अपनी कॉम्पेंसेशन समझ सकती हो। जिस पर एरिया को बहुत गुस्सा आता है। एरिया माला का कार्ड उसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगी, अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखो। तुम जैसे लोगों का यही मसला है कि उन्हें लगता है कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। अपने पैसों से तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में एरिया लू के साथ उसके रूम में मौजूद थी। वो आते ही लू से पूछने लगी कि तुम कल रात कहाँ थी? जिस पर लू उसे बताती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन एक्चुअली तुम एक क्लाइंट के साथ चली गई थी। मेरा ख्याल है कि उस क्लाइंट ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। तभी एरिया अपना बैग पैक करने के बाद कहने लगी, मुझे यहाँ से जाना है। लू से पूछती है, क्या उस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए? एरिया कहने लगी, हाँ उसने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैं उसके अमाउंट उसके मुंह पर मार कर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे गंदे पैसों की जरूरत नहीं है। जाने से पहले एरिया लू से कहने लगी, ये जगह बहुत मिक्स लोगों से भरी हुई है, यहाँ पर रहना बिल्कुल सेफ नहीं। मैं वापस स्कूल जा रही हूँ और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि यहाँ से चली जाओ। क्या फायदा ऐसे पैसों का जिससे हमारी इज्जत ही महफूज ना रहे। एरिया जाने लगी। तभी लू मन ही मन में सोचती है, जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। नेक्स्ट सीन में एरिया को दिखाया जाता है जिस वक्त रोड पर मारी मारी फेर रही थी, जबकि दूसरी तरफ माला अपनी गाड़ी में मौजूद था। तभी वो एरिया की दी हुई चीज को डस्टबिन में फेंक देता है। एरिया की यादें माला का पीछा कर रही थी, लेकिन एरिया की बातें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिला रही थी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम एरिया को देखते हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी और डॉक्टर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर तो जैसे एरिया के ऊपर बिजली बनकर गिरी। वो डॉक्टर से अबॉर्शन का कॉज पूछती है। तभी डॉक्टर कहने लगे, एक्चुअली आप कुछ ज्यादा फर्टाइल नहीं है, अगर आपने अबॉर्शन करवाया तो हो सकता है आइंदा कभी भी मां ना बन सके। बाहर आते ही एरिया का सामना गू से होता है। गू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हो गया कि ये बात उसे गू को नहीं बतानी चाहिए थी। वो गू से कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, लेकिन गू उसके हाथ से रिपोर्ट्स ले लेता है और उसे बताता है कि देखो तुम्हारे बच्चे का बाप एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है। इसके जवाब में एरिया कहने लगी कि मेरे सामने उस गंदे इंसान का नाम भी मत लेना, मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। एरिया जा चुकी थी। तभी गू बार कॉल करके उन्हें CCTV फुटेज देखने के लिए कहता है और उनसे पूछता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एरिया माला को लेकर इतने गुस्से में है। गू माला के पास आ जाता है जो इसी हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमा के साथ मौजूद था। गू से बताता है कि वो लड़की जिसके साथ तुमने रात स्पेंड की थी एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है। जिस पर माला कहने लगा कि कुछ भी मत कहते रहा करो। इस पर गू कहने लगा, अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो ये लो रिपोर्ट्स खुद देख लो। तभी माला कहने लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, अगर वो प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि उसके बच्चे का बाप कोई और हो। जिस पर ग्रैंडमा कहने लगी, तुम अपनी बकवास बंद करो। ग्रैंडमा गू से सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है ताकि पता चल सके कि वो लड़की क्या सच में माला के बच्चे की मां बनने वाली है। गू के पीछे पीछे माला भी बाहर आ जाता है। तभी गू उससे पूछने लगा, आखिर तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया था कि वो तुम्हें लेकर इतने गुस्से में है। तभी माला कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया था, बस अनफॉर्चुनेटली मैं उसके चेहरे की इनोसेंस से धोखा खा गया था। तभी गू को बाहर से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उस रात किसी क्लाइंट ने एरिया की ड्रिंक पे ड्रग्स मिला दी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और गलती से वो माला के रूम में चली गई थी। तभी माला सोचने लगा, इसका मतलब है कि एरिया की कही हुई बातें बिल्कुल सच थी। मशीन में एरिया को दिखाया जाता है जो अबॉर्शन के लिए अपने नंबर का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसे डॉक्टर्स की बातें याद आने लगी जिन्होंने उसे बताया था कि अगर आपने अबॉर्शन करवाया तो दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकेंगी। तभी एरिया डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है। एरिया वहाँ से जा चुकी थी। तभी गू और माला उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों रिसेप्शन से एरिया के बारे में पूछते हैं। तभी उन्हें बताया जाता है कि हाँ वो अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। तभी माला कहने लगा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने उसे खुद 10 मिलियन युवान दिए थे। एक महीने में इतनी बड़ी अमाउंट उसने कहाँ स्पेंड कर दी होगी। तभी गो उस बार में कॉल करके पूछता है कि क्या माला के लिए किसी ने कुछ रखवाया है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि हाँ माला का कार्ड हमारे पास मौजूद है जो एक लड़की यहाँ पर छोड़ कर गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट माला के कार्ड का नंबर भी कंफर्म करता है। तभी माला सोचने लगा, मेरे साथ कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, आखिर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो सकती है। मुझे अभी के अभी एरिया को ढूंढना होगा।
जबकि दूसरी तरफ हम एरिया को देखते हैं जिसका बाहर आते ही सामना अपनी स्टेप मॉम और अपने भाई से होता है। मॉम एरिया से कहने लगी, तुम्हें क्या लगा था तुम गांव से निकल चुकी हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगी? ऐसे नहीं होता, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। एरिया मॉम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तभी मॉम कहने लगी, किस कदर बेशर्म लड़की हो, कितनी बेशर्मी से हमें बता रही हो कि तुम क्या गंद फैला चुकी हो। एरिया की मॉम और उसका भाई उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हैं। तभी गु और माला उसे ढूंढते हुए बाहर आ चुके थे। माला एरिया के फियांसे से उसके बारे में पूछता है तो वो कहने लगा, मैंने यहाँ पर किसी लड़की को नहीं देखा। कुछ देर बाद ही एरिया अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर मौजूद थी। उसकी मॉम कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खिलाफ इतना बड़ा स्टेप उठाने की? एरिया कहने लगी, मॉम मैं आपको बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे का बाप एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। जो कुछ आप मेरे साथ कर रही हैं, अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तभी उसका भाई कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारी उल्टी सीधी बकवास मान लेंगे? हम तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाले। रिया का फियांसे कहने लगा, अगर ये अबॉर्शन करा लेती है तो मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मॉम उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहती है जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। रिया का भाई कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इसकी इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसके साथ यहाँ पर खड़े खड़े वो सब करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से हम 5 लाख युवान की इतनी बड़ी रकम गवा देंगे? तभी रिया कहने लगी, पता नहीं तुम लोग कैसी फैमिली हो, क्या तुम लोगों को मुझ पर तरस भी नहीं आता? रिया का भाई उसे बुरी तरह से मारने लगा। तभी उसका फियांसे कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, तुम लोग चले जाओ, ये जिस हालत में भी है मुझे कबूल है। फिर दूसरी तरफ हम माला को देखते हैं जिसे गु एरिया के फुटेज दिखाते हुए बता रहा था कि उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उसके गांव लेकर जाया गया है, लेकिन उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पता चलते ही माला जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हुए एरिया के गांव की तरफ चल पड़ा। अगले सीन में हम एरिया को देखते हैं जिस वक्त अपने फियांसे से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसका फियांसे उसे मुसलसल हरास कर रहा था। तभी वो उसको मारते हुए वहाँ से भाग जाती है। बाहर आते ही एरिया अपनी फैमिली से कहने लगी, अगर किसी ने भी मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे लूंगी। तभी वहाँ पर माला आ जाता है। माला को देखते ही एरिया सोचने लगी, किस कदर जालिम फैमिली है मेरी, और ऊपर से इस कमबैक से सामना हो गया। क्या मेरी बस यही जिंदगी लिखी थी? माला एरिया को कोई भी बेवकूफी ना करने के लिए कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर वो कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से तुम पर ट्रस्ट करूंगी? लेकिन माला उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यूं एरिया माला का हाथ पकड़ लेती है और माला उसे बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है तो एरिया और उसकी फैमिली माला के घर पर मौजूद थे। तभी माला उसकी फैमिली से कहने लगा, जो कुछ तुम लोगों ने किया है उसकी पेमेंट तो तुम लोगों को जरूर करनी पड़ेगी। मैं देख चुका हूँ कि तुम लोग अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ क्या कुछ करना चाहते थे। तभी उसका भाई कहने लगा, एक्चुअली ये सब तो इसका फियांसे कर रहा था, बल्कि इसका फियांसे तो इसे रेप करने वाला था। माला के कहने पर उसके गार्ड्स एरिया के फियांसे को वहाँ से ले जाते हैं। तभी एरिया की तबीयत खराब होने लगी तो माला उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगा, जिस पर उसका मैनेजर पूछता है कि एरिया के भाई और उसकी माँ का क्या करना है। माला जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था कहने लगा, तुम्हारा जो जी में आए इसके साथ कर सकते हो, और खुद एरिया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। तभी मैनेजर एरिया के भाई की दोनों टांगे तोड़ते हुए उसे एक कार्ड देकर कहने लगा, इसमें बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है, तुम्हारे मेडिकल बिल्स इससे पे हो सकते हैं। सिर्फ तुम्हारी टांगे नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहता था। याद रखो, अगर आइंदा एरिया के आसपास दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम एरिया को देखते हैं जिसे होश आती है तो माला उसके पास ही मौजूद था। उसे देखते हुए वो पूछने लगी, क्या तुमने सारी रात यहीं पर गुजारी? तभी माला बताता है कि नहीं, मैं तो अभी आया था, तुम सो रही थी तो मैं भी आराम करने लगा। माला एरिया को बताता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। रिया कहने लगी, तुम मुझे इसलिए बचा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर ऐसा ना होता तो शायद तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देते। जिस पर माला कहने लगा, तुम गलत सोच रही हो। इतने में माला को बताया जाता है कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस बच्चे के बाप आप ही हैं। तभी रिया एक दफा फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहे हो और तुम्हें तो शायद मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं था, तभी तो तुमने डीएनए टेस्ट करवाया। जिस पर गु कहने लगा कि नहीं, ये टेस्ट मैंने करवाया था। गु एरिया को वीडियो दिखाते हुए बताता है कि तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स माला ने नहीं बल्कि किसी और क्लाइंट ने मिलवाई थी और किसी क्लाइंट को पुलिस पकड़ भी चुकी है। वीडियो में उस क्लाइंट को कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने सिर्फ एरिया ही नहीं बल्कि बाकी भी बहुत सारी लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उनका फायदा उठाया है। वीडियो देखते ही एरिया माला से माफी मांगते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मेरी गलती थी। माला एरिया को बताता है कि वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। इतने में वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती हैं। ग्रैंड माँ एरिया से कहने लगी, तुम्हें अपनी केयर करनी होगी और खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि मैं माला की ग्रैंड माँ हूँ। ग्रैंड माँ कहती है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी और माला की शादी करवा दूं। जिस पर एरिया कहने लगी, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपके पोते से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। ठीक है कि मैं माला के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस बच्चे को रखने का फैसला मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया है कि मैं इसके बाद माँ नहीं बन पाऊंगी। ये डिसीजन मैंने अपने लिए लिया है और अपने इस डिसीजन पर मैं कायम हूँ। मैं
अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हूँ, उसके लिए मुझे ना माला की और ना ही किसी और की जरूरत है। एरिया वहाँ से जा चुकी थी, तभी ग्रैंडमा माला से कहने लगी, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ उस लड़की को इस बात के लिए कन्विंस करो कि उसे तुमसे शादी करनी चाहिए। ये आगे बढ़ती है तो हम एरिया को देखते हैं, जिस वक्त रोड साइड चल रही थी तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। गाड़ी में बैठती ही वो कहने लगी, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, देखो मुझे जाने दो वरना मैं अभी का भी पुलिस को बुला लूंगी। तभी गाड़ी में मौजूद मैनेजर कहने लगा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ आपकी खातिर कर रहा हूँ। कुछ ही देर में एरिया को माला के घर पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पहुंचते ही वो सबसे कहने लगी, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तभी वहाँ पर माला आ जाता है, साथ साथ गू और ग्रैंडमा भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। तभी माला अपने गार्ड्स को डांटते हुए कहने लगा, आखिर तुम लोग ऐसे कैसे किसी को भी जबरदस्ती यहाँ पर ला सकते हो, क्या तुम लोग नहीं जानते आजादी हर इंसान का हक है। इस पर मैनेजर चीख कर कहना चाहता था कि ये सब हमने आपके ही कहने पर किया है, लेकिन उसे मजबूरन चुप होना पड़ा। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, मुझे लगता है माला तुम एरिया से कुछ कहना चाहते थे। माला कहने लगा, एरिया देखो जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था, तुम्हें देखा था, मेरा मतलब है जब तुम पहली दफा मेरे सामने आई थी। वो कहने लगा, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था एरिया, मुझे पहली ही नजर में तुम पसंद आ गई थी। नहीं मेरी तरफ मत देखो, एक्चुअली माला तुमसे यही बात कहना चाहता है। माला एरिया को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे पहली ही नजर में भाग गई थी। तभी ग्रैंडमा एरिया को बताती है कि माला एक बहुत ही डिसेंट और कैरेक्टरफुल इंसान है। सच कहूँ तो आज तक तुम्हारे अलावा इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे माला को कोई लड़की पसंद आ चुकी है, लेकिन प्लीज अब तुम उसके छोड़कर मत जाना। ठीक है, मैं जानती हूँ कि सिचुएशन इतनी स्मूथ नहीं चल रही, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम और माला शादी करके अपना घर बसा लो। एरिया कहने लगी, ग्रैंडमा आप बहुत अच्छी हैं, आपकी अच्छाई में कोई शक नहीं, और ये बात भी नहीं कि मैं माला को पसंद नहीं करती, लेकिन एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी मेरी एज ही क्या है कि मैं शादी करके बैठ जाऊं। एक्चुअली मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं माला से शादी कर पाऊंगी, और आप मुझे इस बात के लिए प्लीज बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा। ग्रैंडमा कहने लगी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारी शादी की एज नहीं है, लेकिन अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो वैसे ही हमारे साथ रह लो। सच कहूँ तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी ग्रैंड डॉटर हो, और तुम्हारी शक्ल में अब मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। तभी माला कहने लगा, ग्रैंडमा क्या आप उसको मेरी बहन बनाना चाहती हैं। ग्रैंडमा कहने लगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती तुम्हारी वाइफ भी नहीं बनाना चाहूंगी। तभी रिया रोना शुरू कर देती है और कहने लगी, ग्रैंडमा काश आप सच में मेरी फैमिली होती। जिस पर ग्रैंडमा माला को एरिया के लिए पानी लाने के लिए कहता है। माला के बुलाने पर वहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स आ जाते हैं और माला एरिया को बताता है कि आइंदा तुम्हें स्कूल जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, तुम घर पर ही अपने प्रोफेसर्स की क्लासेस अटेंड कर सकती हो। जिस पर एरिया कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी, मैं ऑर्डिनरी गर्ल्स की तरह स्कूल जाकर क्लासेस अटेंड करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा एरिया से कहती है, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है तो हम एरिया को देखते हैं, जो इस वक्त माला और ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, और वो सच में बहुत ज्यादा अमेज हो चुकी थी, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीजें उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। सेल्स गर्ल एरिया का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि जिन चीजों को तुम अफोर्ड नहीं कर सकती उन चीजों को देखना छोड़ दो, और वैसे भी ये चीजें बहुत महंगी हैं, अगर तुमने खराब कर दी तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और इस बात के जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि एरिया का ताल्लुक माला से है, वो जल्दी से अपनी कही हुई बातों के लिए पछताने लगी। कुछ ही देर में एरिया की नजर कुछ चॉकलेट्स पर पड़ती है, तो उसका चॉकलेट्स खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन ऐसे खुलकर किसी से फरमाइश नहीं कर सकती थी। माला एरिया की क्रेविंग्स को बहुत अच्छे से समझ चुका था। तभी वो चॉकलेट्स एरिया को देते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिला देता हूँ। जबकि उन दोनों को एक साथ देखकर ग्रैंडमा कहने लगी, सच बात है, आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। ग्रैंडमा एरिया को कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है, तो माला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि एरिया कौन से ड्रेस में ज्यादा प्यारी लग रही है और उसे कौन सा कलर ज्यादा सूट कर रहा है। एरिया के इतने खूबसूरत रूप देखकर माला सच में उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। कुछ ही टाइम में उन्हें बिल दिया जाता है, तो एरिया कहने लगी कि नहीं नहीं, ये बिल बहुत ज्यादा है, मैं इतनी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदने वाली। लेकिन ग्रैंडमा उसे बताती है कि तुम्हारे सामने इस बिल की कोई अहमियत नहीं है। तभी एरिया ग्रैंडमा को बताती है कि मैं चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझे मजीद नहीं चला जा सकता। ग्रैंडमा माला को उसे कैरी करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि तुम जानते हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ज्यादा चल नहीं सकती। तभी माला कहने लगा, मैं इतने सारे लोगों के सामने इसे कैसे कैरी कर सकता हूँ। ग्रैंडमा माला को समझाती है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनकी खुशी और उनके सुकून के आगे दुनिया की नजरें कुछ भी नहीं है। तभी माला एरिया को कैरी करते हुए गाड़ी तक ले आया। सीन शिफ्ट होता है तो हम एरिया को देखते हैं, जो अपने रूम में मौजूद थी। तभी वहाँ पर माला आ जाता है। माला को देखते ही एरिया कहने लगी, देखो अगर तुम इस रूम में सोना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों एक रूम शेयर नहीं करेंगे।
माला एरिया से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आज चल चल कर तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, इसलिए ग्रैंड माँ चाहती है कि मैं तुम्हारे पाँव रब करूँ और इन्हें अच्छे से धो दूं। एरिया कहने लगी कि तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम मेरे पाँव कैसे धो सकते हो। माला एरिया को बताता है कि मैं जितना भी सक्सेसफुल और अमीर हो जाऊं, ये बातें मेरे घर पर मैटर नहीं करती और मुझे वही करना है जो मेरी ग्रैंड माँ चाहती है। तभी वो उसके पाँव रब करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि माला एरिया की बॉडी को टैप करता है। तभी वो कहने लगी कि हाँ बस अब मैं ठीक हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। जिस एरिया नीचे आती है तो उसकी नजर सामने खड़ी लू पर जाती है। तभी वो लू से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ग्रैंड माँ बताती है कि मैंने कुछ लड़कियों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया था। माँ एरिया को बताती है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हें हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, हमें बेबी सीटर की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी तुम्हारी कुछ हेल्प के लिए भी एक लड़की की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी से किसी को हायर कर लिया जाए ताकि तुम्हारी डिलीवरी तक तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हो। तभी एरिया कहने लगी कि वो लू को हायर करना चाहेगी क्योंकि वो लू की फ्रेंड रह चुकी है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। तभी ग्रैंड माँ कहने लगी, अगर तुम लू को हायर करना चाहती हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जबकि एरिया मन ही मन में कह रही थी, मैं लू को हायर करना चाहती हूँ, आखिर मुझे भी तो पता चले इसके मन में अब क्या चल रहा है और ये अब मेरे साथ क्या करना चाहेगी। नेक्स्ट सीन में लू को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी एरिया उसके पास आकर उससे पूछने लगी, लू क्या तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुमने बार बार काम करना क्यों छोड़ दिया। एरिया को बताती है, एक्चुअली वो बार बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा था, क्या तुम जानती हो वहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए जाते थे, इसलिए मैंने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया। सच कहूँ तो मैं अपनी इस जॉब से बहुत खुश हूँ। वैसे एरिया मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि तुम माला की वाइफ बनने वाली हो और जल्द ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है तो लू को दिखाया जाता है जो इस वक्त सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर घर आने वाले माला पर पड़ती है जो कि ड्रंक था। तभी लू उसका फायदा उठाने के लिए उसके करीब आने लगी। माला को ड्रंक हालत में देखकर लू सोचने लगी, एरिया तुम्हारे घर पर राज कर रही है क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊँ तो मैं भी इस घर की मालकिन बन सकती हूँ। माला को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी माला उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे केस करने लगा, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि उसके बाहों में बैठी लड़की एरिया नहीं बल्कि कोई और है। इतने में लू को फुटस्टेप की आवाज आती है। वो बाहर आती है तो बाहर एरिया खड़ी थी। एरिया को देखते ही लू कहने लगी, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड मेरी तरफ खुद चल कर आए थे, उनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी एरिया कहने लगी, ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो खुद माला के पास आ जाती है। एरिया माला के पास आती है। तभी माला उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और ये कि वो सारी जिंदगी एरिया को खुश रखना चाहता है। तभी एरिया भी उसे काम करने लगी। हालत में माला एरिया को बताने लगा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये कि जिस लड़की को तुमने हायर किया है वो लड़की मुझे बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लगती। लेकिन खुद एरिया भी लू के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। तभी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो आज एरिया की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और सोच रही थी कि ये लड़की किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही। लू एरिया की मॉम को कॉल करके बताती है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा शातिर हो चुकी है, वो मेरी किसी भी चाल का शिकार नहीं हो रही और ऊपर से माला भी एक सेकंड के लिए उसकी जान नहीं छोड़ता। जिस पर मॉम बताती हैं, अगर तुम अपना मिशन कामयाबी से पूरा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगी, इसलिए तुम नाराज मत होना। अगर तुम्हें अपनी पेमेंट चाहिए तो किसी भी तरह करके तुम्हें अपने टारगेट को अचीव करना होगा। मॉम लू को बताती है कि एरिया उस घर में सिर्फ इसलिए राज कर रही है क्योंकि वो माला के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर किसी तरह उसका मिसकैरेज हो जाए तो कोई भी उसे उस घर में एक दिन के लिए भी बर्दाश्त न करे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद एरिया का मिसकैरेज हो जाए और तब माला उसे एक दिन के लिए भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा जिससे उसका बच्चा खत्म हो जाए। ये सुनते ही लू कहने लगी कि आप सच में एरिया की मॉम है। एक्चुअली मुझे अब आपसे डर लगने लगा है, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, पैसों के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ। में वहाँ पर एरिया आ जाती है जो लू से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी क्योंकि काफी देर हो चुकी है। जिस पर लू बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ऑर्डर कर रही थी। एक्चुअली कुछ चाइनीज मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए वो ऑर्डर कर ली जाए। अगले सीन में हम एरिया को देखते हैं जिसके पास आकर लू से बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सूप बनाया है, लेकिन एक्चुअली लू ने उस सूप में पॉइजन मिला दिया था क्योंकि एरिया की मॉम के कहने पर वो उसके बच्चे को खत्म करना चाहती थी। लेकिन एरिया उस सूप को पी थी इससे पहले ही वहाँ पर माला आ जाता है जो एरिया को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ से स्पेशल सूप बनवाया है, तुम जरा टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है। माला का लाया हुआ सूप एरिया को बहुत पसंद आता है। तभी वो लू से कहने लगी, मेरा पेट भर चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं मजीद सूप पी सकती हूँ। तभी लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा।
इस सीन में हम एरिया को देखते हैं जो इस वक्त बैठी हुई थी। तभी लोग उसके पास आकर कहने लगी तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ मैसेजेस किए हैं, एक्चुअली वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो और ये कि उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। मुझे लगता है एरिया के वो सच में तुम्हें किसी से छीन कर लाई हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं अपनी रियल मॉम को ढूंढकर उनके पास चली जाती, क्योंकि माँ के प्यार की जरूरत हर इंसान को होती है। लेकिन जब मैंने उनसे तुम्हारी रियल मॉम के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे 3 मिलियन युवान की डिमांड की। रिया कहने लगी तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूँ कि मॉम ऐसा कभी भी नहीं करेंगी और वही मेरी मॉम है। जिस पर लू कहने लगी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद उनके मैसेजेस सुन लो। रिया कहने लगी मैं भी कहूँ मुझे उनसे कभी फीलिंग्स या वाइब्स क्यों नहीं आती, आज तक मुझे कभी भी उनसे ममता का प्यार नहीं मिला। और वो माला को कॉल करके उसे 3 मिलियन युवान की डिमांड करती है को देने वाली है। कुछ ही देर में एरिया 3 मिलियन युवान के अमाउंट लेकर लू के साथ मॉम की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। उसका भाई पूछता है क्या तुम अमाउंट लाई हो, जिस पर एरिया कहने लगी हाँ मैं पूरे 3 मिलियन युवान लाई हूँ, ना 1 सेंट कम ना 1 सेंट ज्यादा। अब मुझे बताओ कि मेरी रियल मॉम कौन है। मॉम कहने लगी लगता है तुम्हें अपनी माँ से मिलने की बहुत जल्दी है। तभी एरिया पूछती है कि क्या मैं सच में अडॉप्टेड हूँ, जब भी मॉम बताती है कि मैंने तो तुम्हें अडॉप्ट भी नहीं किया था। एरिया से कहने लगी सच कहूँ एरिया तो तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो, तुम्हारे आगे पीछे मौजूद हर इंसान ने तुम्हें धोखा दिया। तभी एरिया कहती है कि मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितनी तुम्हें लगती हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं नहीं जानती कि तुम इन लोगों के साथ मिली हुई हो। तभी लू कहने लगी तुम्हें तो फिर ये भी पता होगा कि उस सूप में मैंने मेडिसिन मिला दी थी, जिस बारे में एरिया कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल पता था। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि माला भी बहुत अच्छे से जानता था कि उस सूप में तुमने पॉइजन मिलाया है, इसीलिए उसने मुझे वो सूप कंज्यूम नहीं करने दिया। रिया का भाई उसे कहने लगा बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो आज हमने तुम्हारा बहुत पक्का बंदोबस्त किया है, अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो एरिया को अटैक करने लगा। तभी वहाँ पर माला अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, जो आते ही उन सबको अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है। माला का मैनेजर अब एक एक करके उन सबसे हिसाब ले रहा था। वो लू के पास आकर कहने लगा तुम्हें बहुत शौक था ना लोगों को जहर पिलाने का, अब तुम्हें वो जहर खुद पीना पड़ेगा, लेकिन आज मैं तुम्हें जहरीला सूप पिलाने लगा हूँ। इसके बाद वो एरिया के भाई के पास आकर कहने लगा तुम्हें पैसों का बहुत लालच था ना, आज मैं तुम्हारा ये सारा लालच खत्म करके ही दम लूंगा। इसके बाद वो सब मिलकर एरिया की मॉम से उसकी रियल मॉम के बारे में पूछती है तो वो उन्हें टालने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी मुझे खुद भी नहीं याद कि तुम मुझे कहाँ पर मिली थी, सच कहूँ तो मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद। तभी माला कहने लगा इनसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, अगर इन्हें कुछ नहीं याद तो ये अपने बेटे को भी भूल जाए तो ज्यादा ही अच्छा होगा, इनका बदला इनके बेटे से लेना चाहिए। तभी वो एरिया के भाई को अटैक करने लगी तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि नहीं नहीं रुको मैं सब बताती हूँ। लेकिन तभी वो कहने लगी एरिया मैं सच बोलूंगी, एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन है। एक्चुअली आज से 22 साल पहले डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। सच कहूँ तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तभी मुझे हॉस्पिटल के एक रूम में तुम नजर आई, तुम वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, तुम्हारे आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर घर ले आई। तुम कौन हो, ये तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। और ये सुनते ही एरिया बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाती है। अगले सीन में हम एरिया को देखते हैं जिसे माला बताता है कि तुम्हारी मॉम का पता चल चुका है, लेकिन पहले हमें डीएनए टेस्ट करना होगा जिसके लिए हमें तुम्हारे बाल की जरूरत है। एरिया अपना बाल तोड़कर उन्हें दे देती है। कोर्स आने तक एरिया बहुत ज्यादा परेशान थी और पूछ रही थी कि क्या मेरी मॉम मुझसे मिलना नहीं चाहती, जिस पर ग्रैंडमा कहने लगी तुम थोड़ी शांत हो जाओ, कुछ ही देर में वो वापस आ जाएंगी और तुमसे मिलेंगी। इतने में वहाँ पर सिनरैन आ जाती है, जिसे देखते ही माला पूछने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन एक्चुअली सिनरैन ही एरिया की मॉम थी। एरिया को देखते ही वो कहने लगी पिछले 20 सालों से मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पता नहीं तुमने कितने जुल्म सहे होंगे, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि तुम 20 साल के लिए मुझसे अलग रही हो। ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल का टोटा आज मुझे मिल गया हो। तभी रिया उन्हें बताती है कि वो माला के साथ रह रही है। तभी मॉम कहने लगी कि नहीं ये तुम्हारे पास का डिसीजन था, अब तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करना होगा। ग्रैंडमा सिनरैन को बताती है कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मॉम कहने लगी सिर्फ इतनी सी बात के लिए हम किसी से शादी नहीं कर सकते और न ही किसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने का डिसीजन ले सकते हैं। अब तक एरिया माला के साथ रह रही थी क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब मैं उसको बहुत अच्छे ऑप्शंस दूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर चूज करे जो उसे कभी भी गम ना दे सके। वैसे भी इस बात का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि माला एरिया से प्यार करता है, ये दोनों सिर्फ इसलिए साथ रह रहे हैं क्योंकि एरिया प्रेग्नेंट है। यह मैनेजर से पूछती है कि माला कितना रिच है, क्या मेरी मॉम माला से भी ज्यादा रिच है, जिस पर मैनेजर बताता है कि आपकी मॉम की वर्थ 100 बिलियन युवान से भी ज्यादा है। मॉम एरिया को बताती है कि तुम माला के साथ रहोगी या नहीं, ये सब मैं माला को ऑब्जर्व करने के बाद चूज करूंगी और मैं तुम्हें और भी ऑप्शंस दूंगी, तुम्हें जो बेटर लगे तुम उसको चूज कर सकती हो। एरिया अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछती है। तभी मॉम कहने लगी मैं तुम्हें डैड से मिलवाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगी।
एक्शन में एरिया ग्रेवयार्ड में मौजूद थी और मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड की डेथ को काफी साल हो चुके हैं। तभी वहाँ पर यैन आ जाती है, जो एरिया को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। यैन उनके पास आकर कहने लगी, देखो मला, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, हमने एक साथ ड्रिंक भी नहीं की। तभी मला कहने लगा, तुम्हारे साथ ड्रिंक करने का वैसे मुझे कोई शौक भी नहीं है। मॉम यैन को एरिया से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि ये तुम्हारी सिस्टर है, जिस पर एरिया कहने लगी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक अच्छी सी सिस्टर हो। तभी मॉम एरिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है। माला कहने लगा कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मेरे साथ ही रहेंगी। लेकिन मॉम कहती है कि ये मेरी बेटी है, इसलिए मेरे साथ जाएगी। मॉम एरिया से पूछती है कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी। इस पर एरिया सोचने लगी, मेरी एक तरफ वो खड़ा है जिसने मेरी जान बचाई और बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, जबकि दूसरी तरफ मेरी माँ है जो इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में आई है। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहूंगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने स्कूल के हॉस्टल में रहेंगी। तभी माला कहने लगा, देखो तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं रहती। लेकिन एरिया कहने लगी कि नहीं, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। मॉम एरिया से कहने लगी, मैं तुम्हारा हर डिसीजन खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन एक दफा मेरे साथ मेरे घर चलो, एक्चुअली मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहती हूँ। जिस पर एरिया कहने लगी, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। घर आते ही मॉम एरिया को वो रूम दिखाती है जो एरिया की बर्थ पर उन्होंने उसके लिए तैयार करवाया था, और उसे वो सारे प्रेजेंट्स दिखाती है जो वो हर साल पर एरिया के लिए लेती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मॉम एरिया को कुछ लड़कों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि तुम्हें इनमें से कोई भी अच्छा लगे तुम चूज कर सकती हो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे कैलिबर का हो। लेकिन एरिया मॉम से कहने लगी, एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, फिलहाल मुझे किसी पार्टनर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मॉम कहने लगी, एक्चुअली तुम्हारा ये डिसीजन भी अच्छा है और मैं तुम्हारे इस डिसीजन को एक्सेप्ट करती हूँ। अगले सीन में हम माला को देखते हैं जो इस वक्त एरिया को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आया था। तभी वो एरिया को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। जिस पर एरिया कहने लगी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि अपने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री को स्टार्ट करने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। लेकिन इतनी तो एरिया की एक्साइटमेंट भी नहीं थी जितना यैन को गुस्सा था, और वो मन ही मन में सोच रही थी, कुछ भी हो जाए एरिया, तुम्हें यहाँ पर सुकून से रहने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यैन कुछ गुंडों को पैसे देते हुए उनसे कह रही थी कि तुम लोगों को एरिया को हरास करना है, लेकिन कुछ इस तरीके से करना है कि मैं तुम लोगों की वीडियो बना सकूं। एक दफा मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूं, उसके बाद कोई भी उस लड़की को मुंह नहीं लगाना चाहेगा। मतलब मॉम जैसी हाई स्टैंडर्ड की लेडी तो कभी भी उसे अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करने वाली। शिफ्ट होता है तो हम एरिया को देखते हैं जो इस वक्त माला के साथ मौजूद थी। माला उसे बताता है कि तुम्हारे बगैर तो घर काटने को दौड़ता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कहीं मेरी मेंटल हेल्थ ही खराब ना होने लग जाए। जिस पर एरिया कहने लगी, बहुत जल्द मैं घर वापिस आ जाऊंगी। माला एरिया के करीब आते हुए उसे किस करने लगा। तभी वहाँ पर माला का मैनेजर आ जाता है जो उसे बताता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि एरिया यहाँ पर कुछ ज्यादा सिक्योर नहीं है। मैंने कुछ गुंडों को हॉस्टल के आगे पीछे मंडलाते हुए देखा है। मेरा ख्याल है कि मैम एरिया के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स का होना बहुत जरूरी है। जिस पर माला कहने लगा, अगर तुम्हें ऐसा मुनासिब लगता है तो जरूर ये स्टेप उठाओ। अगले सीन में यैन के हायर किए हुए गुंडों को दिखाया जाता है जो इस वक्त एरिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की वजह से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तभी यैन खुद एरिया के पास आ जाती है और उसे कहने लगी, हर टाइम तुम काम में बिजी रहती हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए ना टाइम होता है और ना ही एनर्जी। मुझे लगा था मेरी लाइफ में अगर कोई सिस्टर होती तो लाइफ बहुत ज्यादा फन होने वाली है, तुम सच में बहुत बोरिंग हो। तभी एरिया कहने लगी, मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तुम जानती हो ना मुझे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है। तभी यैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। कुछ ही देर में एरिया यैन के साथ एक बार में मौजूद थी। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो एरिया को बुरी तरह से हैरास करने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर माला के कार्ड्स आ जाते हैं तो आते ही उन गुंडों की दुर्गत बनाने लगे। लेकिन अचानक से एरिया की तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम एरिया को देखते हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी और डॉक्टर्स बता रहे थे कि इनकी हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा केयर करनी होगी। एरिया को इस हालत में देखकर माला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, आज इन कार्ड्स की खैर नहीं, पता नहीं मैं इनको क्यों पेमेंट करता हूँ। तभी एरिया कहने लगी, उनकी कोई गलती नहीं है, अगर वो ना होती तो शायद मैं बच ही ना पाती। में वहाँ पर एरिया की मॉम आ जाती है जो आते ही कहने लगी, एरिया प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें निग्लेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ होती तो ये सब ना होता। मॉम को देखते ही एरिया सोचने लगी, एक ऐसी माँ के दिल में मेरे लिए क्या प्यार होगा जिन्होंने बचपन में ही मुझे गवा दिया था। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ सोसाइटी की नजरों में अपना एक अच्छा इमेज रखना चाहती हैं, इससे ज्यादा आपकी जिंदगी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इन सारे थॉट्स को दबाते हुए वो कहने लगी, मॉम प्लीज आइंदा मुझे किसी भी लड़के से इंट्रोड्यूस मत कराइएगा, मुझे किसी पार्टनर को चूज नहीं करना, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एरिया जा चुकी थी। तभी यैन मॉम के पास आकर कहने लगी, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दे, काश मैं एरिया को अपने साथ बाहर ना लेकर जाती, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मॉम कहने लगी, तुम खुद को ब्लेम मत करो, कितने ही सावधान क्यों ना रह ले, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम एरिया को देखते हैं जो इस वक्त अपने क्लासरूम में मौजूद थी। तभी वहाँ पर माला आ जाता है जो इस वक्त यूनिफॉर्म में था। उसे देखते ही एरिया पूछने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
माला कहने लगा, मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आया हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने काम पर फोकस करो। और उसके काम में उसकी हेल्प करने लगा। माला न सिर्फ एरिया को गाइड कर रहा था बल्कि उसकी स्टेप बाय स्टेप हेल्प भी कर रहा था और वो एरिया की बहुत ज्यादा केयर भी कर रहा था। तभी एरिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि कंपनी को एरिया बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और उसे कह रही थी, मैं जानते हुए इस बार तो टॉप पोजीशन मुझसे कोई नहीं छीनने वाला। लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो एक फोन कॉल मिलाते हुए कहने लगी, अब वो वक्त आ चुका है कि हमें एक्शन लेना होगा, क्या तुम रेडी हो? अगले सीन में हम एरिया को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि आज उन्हें अपने फाइनल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना था और आज ही के दिन उनको पोजीशंस मिलना थी। जजेस क्लासरूम में एंटर होते हैं तो एरिया देखती है कि उसकी मॉम भी उन्हीं जजेस में मौजूद थी। तभी वो अपनी मॉम को साइड पर बुलाते हुए कहने लगी, मॉम प्लीज मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रिजल्ट चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मुझे फेवर करें, प्लीज पोजीशन उसी को मिलनी चाहिए जो इसे सबसे ज्यादा डिजर्व करता हो। तभी मॉम कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी इस सोच को जानकर मुझे तुम पे बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है। वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे थे। न सिर्फ जजेस बल्कि स्टूडेंट्स भी बहुत कीनली इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे। तभी एरिया की बारी आती है। एरिया जैसे ही अपना यूएसबी ड्राइव प्लग इन करती है तो स्क्रीन पर उसके प्रोजेक्ट की बजाय एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है जिसमें उसे माला को किस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को देखते ही एरिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उसके बारे में कमेंट्स करने लगे। तभी एक स्टूडेंट डीन को बताती है कि एक्चुअली एरिया प्रेग्नेंट है। तभी डीन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगे कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एक स्टूडेंट होकर भी तुम ये सब करती फिर रही हो। पता नहीं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आज के आज ही तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकालता हूँ। यह डीन से कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मुझे यूनिवर्सिटी से निकालना शुरू कर दे। और वैसे भी जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो भी यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं किसने चला दी। डीन से पूछता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे यूएसबी में क्या है, जिस पर वो कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे यूएसबी को किसी ने चेंज किया होगा। लेकिन सभी जजेस और डीन उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें बनाने लगे। तभी डीन उसे कहता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तभी वो बताने लगी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसी भी क्या बुराई है कि तुम सब मुझे इस तरह से जज करने लगे हो। इस पर उसकी एक क्लास फेलो कहती है कि प्रेगनेंसी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के बावजूद प्रेग्नेंट होना एक बहुत बुरी बात है, स्पेशली तब जब आपको पता भी ना हो कि ये बच्चा किसका है। डीन एरिया से कहने लगे, तुम्हें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहते हुए भी शर्म आती है। तुम शायद जानती नहीं लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं तुम्हें एक दिन भी इस यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की जो जानती भी ना हो कि वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी अचानक से वहाँ पर माला आ जाता है जो आते ही कहने लगा, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रेग्नेंट होने में ऐसी भी क्या बुराई है कि आप सब उसे इस तरह से जज कर रहे हैं। मैं किसी को भी अपने होने वाली वाइफ के बारे में कुछ भी कहने नहीं दूंगा। यह मेरी होने वाली वाइफ है और उसका होने वाला बच्चा मेरा बच्चा है। इसके बारे में अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उसे पहले मुझे फेस करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को ये सब बुरा लगता है उन्हें अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुले दिल से अपनी वाइफ और अपने बच्चे को ऑन करता हूँ। ये एक यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ उसकी एबिलिटीज और उसके नॉलेज के बेस पर जज किया जाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अभी उसकी फैशन डिजाइनिंग स्किल्स को देखें। अगर वो अच्छी ना हो तो फिर आप एरिया को जज कर सकते हैं। माला के कहने पर एरिया वो ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है जो उसने आज के कंपटीशन के लिए डिजाइन किया था और सभी लोग उस ड्रेस को बस देखते ही रह गए। क्लासरूम में मौजूद सभी जजेस को एरिया का ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और सभी उसे बहुत ज्यादा नंबर देने लगे। लेकिन ये सब देखते हुए यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जज होने के नाते जब मॉम से एरिया के ड्रेस के बारे में पूछा जाता है तभी मॉम अनाउंस करती है कि एक्चुअली एरिया उन्हीं की बेटी है, लेकिन आज से 20 साल पहले उन्होंने एरिया को खो दिया था। 1 घंटे से मैं क्लासरूम में खामोश खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी क्योंकि मैं सब लोगों के असली चेहरे देखना चाहती थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उन यूनिवर्सिटी के डीन को एड्रेस करते हुए कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि डीन होने के बावजूद भी आपकी सोच इतनी छोटी है और आप इतनी छोटी सी बातों के लिए स्टूडेंट्स को जज करते हैं। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एरिया आपकी बेटी है। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि आप एरिया की मॉम है तो मैं आपकी बेटी को 7 खून भी माफ कर देता। तभी मॉम कहने लगी, आपकी यही बात तो मुझे गलत लगी है। कहूँ तो आज आपने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और मैं आपको फायर करती हूँ। तभी वो मिन्नतें करते हुए कहने लगे, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन अब मॉम उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। माला की सपोर्ट ने एरिया को वो सब अचीव करवा दिया था जो वो हमेशा से अचीव करना चाहती थी। तभी वो बहुत ज्यादा खुश थी और माला को हक कर लेती है। तभी माला कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे जीते जी कोई तुम्हें बुली करे ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन उन सबको इस तरह से खुश और रिलैक्स देखकर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन में सोच रही थी कि एरिया कितनी आसानी से तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया।
तुम शायद जानती नहीं, मेरा नाम भी यैन है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों खबर तक निभाती हूँ। तभी वो एक कॉल मिलाकर कहने लगी, जैसा मैंने कहा था सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। कुछ ही देर में एरिया बाहर आती है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में एरिया की आंखें खोली जाती हैं तो उसके सामने उसके क्लास फेलोज मौजूद थे। तभी यैन कहने लगी, कितनी खुशी हो रही होगी ना तुम्हें हमें अपने सामने देख। एरिया कहने लगी, यैन ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना तुम मेरी सिस्टर हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस पर यैन कहने लगी, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने ही तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। कितनी आसानी से आकर तुम मुझसे सब कुछ छीनने लगी हो। तुमने मुझसे माला को छीन लिया है, मेरी जिंदगी का प्यार मुझसे छीना है। क्या तुम जानती हो मॉम के बाद सारे बिजनेस को मैं देखती हूँ। मैं कितना ख्वार हुई हूँ इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन देखो कितनी आसानी से तुम आकर मुझसे पूरे के पूरे हाफ शेयर्स ले लोगी। तुम्हें लगता है कि मैं हाथ पे हाथ रखकर आराम से बैठकर तमाशा देखती रहूंगी? ऐसा नहीं होता एरिया। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जहन्नुम ना भेजिए तो मेरा नाम यैन नहीं। और साथ ही वो अपने क्लास फेलो को उसे कत्ल करने के लिए कहती है। जिस पर उसके क्लास फेलोज कहने लगे, इतनी आसानी से तो हम तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानने वाले। क्या पता हमें एरिया की फैमिली तुमसे ज्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाए। जबकि दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो माला के पास आकर उसे बताता है कि एरिया कहीं पर भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है क्योंकि मैंने उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ लिया है। माला मैनेजर को एरिया को ट्रेस करने के लिए कहता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। तभी मॉम का मैनेजर उनके पास आकर कहने लगा, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे यैन का हाथ है। क्योंकि यूएसबी का कंटेंट भी उसी ने स्विच किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एरिया को किडनैप करने के पीछे भी उसी का हाथ हो। तभी मॉम कहने लगी कि यैन के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दो, उसको ढूंढो वो कहाँ पर है और उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। वापिस आते हैं यैन की तरफ जो इस वक्त अपने क्लास फेलोज से बुरी तरह से उलझ चुकी थी। तभी उसके क्लास फेलोज कहने लगे, मुझे लगता है कि सिर्फ एरिया की नहीं बल्कि हमें तुम्हारी भी अमाउंट रिसीव करनी चाहिए। वैसे भी तुम जैसी लड़की का क्या भरोसा जो बाद में पैसे दे या ना दे। जो लड़की अपनी बहन को किडनैप कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। यैन कहने लगी, देखो मेरा यकीन करो, मेरे पास माला से ज्यादा पैसे हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें पे कर दूंगी। तभी उसी को लीक्स कहने लगे कि अभी के अभी पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन इतने में यैन को पता चलता है कि उसका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। यैन अपने क्लास फेलोज से कहने लगी, प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। लेकिन अब उसके क्लास फेलोज अपनी पार्टी चेंज कर चुके थे। वो यैन के सर पे बंदूक रखते हुए कहने लगे, अपने मॉम को कॉल करके उन्हें बताओ कि उन्हें अभी के अभी अमाउंट सेंड करनी होगी। तभी यैन मॉम को कॉल करके उन्हें बताती है कि मुझे और एरिया को किडनैप कर लिया गया है। जिस पर मॉम कहने लगी, मेरी एरिया से बात करो। एरिया मॉम को बताती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। यैन के क्लास फेलोज ने एरिया के साथ साथ उसे भी हॉस्टेज बना लिया था। तभी वहाँ पर माला आ जाता है जिसके साथ उसके गार्ड्स भी मौजूद थे। माला के गार्ड्स वहाँ पर मौजूद एरिया की सभी क्लास फेलोज को अपनी फाइटिंग स्किल्स सिखाते हैं। जबकि खुद माला एरिया के पास पहुँचते ही उसे पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? ये उसे बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रही है। तभी एरिया का एक क्लास फेलो उसे शूट करने लगा। माला एरिया को कवर करते हुए उसे गोली से बचाता है, लेकिन वो खुद भी उस गोली से बच चुका था। तभी मॉम यैन के पास आकर कहने लगी, ये तुमने कैसी हरकत की? यैन कहने लगी, प्लीज मॉम मुझे माफ कर दें, मैं एरिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं यहाँ पर सिर्फ उसे डराने के लिए लाई थी। प्लीज मेरा यकीन करें, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। तभी मॉम कहने लगी, मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों बहनें मिलकर मेरे बिजनेस को संभालो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा होगा। जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ना सिर्फ कहा बल्कि सच्चे दिल से माना। सच कहूँ तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम जैसी कमजोर लड़की के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ना तुम मेरी बेटी हो ना ही मैं तुम्हारी माँ। इस सब पर यैन बस माफी मांगती रहेगी, लेकिन मॉम उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। मॉम एरिया के पास आकर उससे पूछती है कि अब तुम कैसी हो? जिस पर एरिया बताने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। मॉम माला को थैंक्स कहते हुए कहने लगी, अगर आज तुम अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ पर टाइम पर ना पहुँचे तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो चुका होता। सच कहूँ तो मैं वाकई तुम्हारी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मॉम एरिया से कहने लगी, तुमने सच में अपने लिए बहुत जबरदस्त पार्टनर चूज किया है। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। तभी एरिया कहने लगी, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे आपको गलत नहीं समझना चाहिए था। अब मेरी माँ है, आपसे बढ़कर कोई भी मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता। तभी मॉम कहने लगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारे बीच में फासले ही इतने आ गए थे कि तुम मेरे बारे में गलत सोच सकती थी। वैसे अब ये बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपनी लाइफ को इसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए और सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी चाहिए। जिस पर एरिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इनमें एरिया को दिखाया जाता है जो इस वक्त माला के साथ मौजूद थी और माला उससे पूछ रहा था कि मेरा बेबी कैसा है, क्या बेबी जानता है कि इस वक्त डैड उसके साथ मौजूद है। जिस पर वो कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऑब्वियसली तुम्हारा बेबी तुम्हारी वाइफ फील कर रहा होगा और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। तभी माला आगे बढ़ते हुए एरिया को किस करने लगा। लास्ट सीन में हम एरिया को देखते हैं जो आज अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी। वो अपने क्लास फेलोज के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हुए सोच रही थी, देखो जरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास फेलोज ही मौजूद हैं।
सभी क्लास फेलोज जा चुके थे, तभी एरिया को फील होता है उसकी फैमिली में से अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं आज माला को इतनी देर क्यों हो गई। में वहाँ पर माला आ जाता है, जिसके साथ उसके दो खूबसूरत बच्चे भी मौजूद थे। उन्हें देखते ही एरिया को बहुत ज्यादा खुशी होती है। माला बच्चों को नीचे बिठाते हुए खुद एरिया के पास आकर उसे प्रपोज करने लगा। नीज पर डाउन होते हुए माला एरिया से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जिस पर एरिया कहने लगी, भला अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ने अपनी रूट्स इतनी मजबूत कर ली है कि इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो खुशी खुशी माला की लाई हुई रिंग पहनने लगी। इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।